गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट टाइम हमने रिजल्टेंट निकाल दिया था एनालिटिकल ट्रीटमेंट से। तो मान लो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी, तो इनका हमारे पास रिजल्टेंट क्या आएगा भाई? आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस पे कुछ स्पेशल केस करते हैं। पहला है व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट है व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन। अगर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा? मान लिया हमारे पास एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर बी इसी डायरेक्शन में है, तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आर की वैल्यू क्या आएगी? तो पुट कर दो इसके अंदर भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू बताओ भाई। अगर देखा जाए तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी, कोस 0, और कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और कोस 0 होता हमारे पास 1। तो यहाँ से हमारे पास भैया आ गया आर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अंडर रूट कट गया, तो यहाँ से हमारे पास r इज इक्वल टू ए प्लस बी आ गया भाई। तो अगर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में ऐड कर रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट उनका सम हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, चलो अब केस सेकंड करते हैं। तो केस सेकंड में है कि अगर दोनों वेक्टर अपोजिट हों भाई एक दूसरे के, तो क्या होगा? तो देखते हैं क्या होता है अगर दो वेक्टर एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो हमारे पास एक वेक्टर है ए और बी वेक्टर इस ए के अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, बताना है रिजल्टेंट क्या होगा। चलो देखते हैं। तो भाई यहाँ से हम इसमें पुट कर देते हैं, तो एंगल कितना हो गया? थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया ना अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसमें पुट करो तो भाई हमारे पास आ गया आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 180, और कोस 180 को क्या कहते हैं? -1। तो हमारे पास क्या आ गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -1। तो ये भैया यहाँ से हमारे पास हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab हो गया भाई। तो अगर हम इसको आगे लेके चलें तो ये हम कह सकते हैं ये हो गया भाई आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab का करेंगे तो ये हमारे पास आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये कट गया भाई। कटने के बाद r हमारे पास आ गया a माइनस बी। तो अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो r इज इक्वल टू ए प्लस बी, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो r इज इक्वल टू a माइनस बी। ओके, सिंपल सा था भाई, इसमें कुछ नहीं था। चलो एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। टू फोर्सेस two forces 20 Newton and 5 Newton
are acting at an angle of 120 degree between them. Find the resultant force in magnitude and direction. तो भैया दो फोर्सेस दे रखी हैं, मान लो F1 दे रखी है 5 न्यूटन की और F2 दे रखी है हमारे पास 20 न्यूटन की। ठीक है, तो हमें बताना है उनके बीच में जो एंगल है वो भी तो दे रखा है, एंगल बिटवीन देम वो दे रखा है कितना, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री भाई। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है कितना होगा और डायरेक्शन भी बतानी है क्या होगी। मतलब एक तो आर की वैल्यू निकालनी है भाई और एक निकालना है बीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, हाँ तो भाई कैसे होगा, अगर हम बीटा की वैल्यू का फार्मूला याद करें तो क्या था, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कोस थीटा। ठीक है, बीटा के लिए टेंजेंट बीटा के लिए हमारे पास फार्मूला था बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कोस थीटा। ठीक है, ये पुट कर देंगे हम डायरेक्ट, यही था, यही है भाई, कंफर्म कर लिया यही है। चलो देखते हैं, अब हमारे पास एक तो है 20 न्यूटन वो ए और एक है 5 न्यूटन। तो हमारे पास आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू होगी 20 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 इंटू 5 कोस 120। तो ये आ गया भाई हमारे पास 400 प्लस 25 प्लस ये क्या हो गया 40 और ये 100 हो गया, 200 हो गया भाई, 200 कोस 120 भाई 90 प्लस थीटा, 90 प्लस 30 कोस 90 प्लस 30। चलो एक स्टेप और कर लेते हैं, देखते हैं क्या होगा। ये कितना हो गया 425 प्लस 200 इंटू 90 प्लस 30 किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में कोस नेगेटिव तो माइनस, अब 90 प्लस 30 तो 90 आ गया तो साइन में चेंज तो माइनस साइन 30। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया भाई 425 माइनस 200 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2। ठीक है 100, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया √325 आ गया भाई। तो R की वैल्यू आ गई हमारे पास √325। वैसे √325 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो आप, डिवाइड करके भी निकाल सकते हो, 18 करके कुछ आ जाएगा, √325 की वैल्यू 18.03 आ जाएगी भाई। ठीक है, तो ये तो R निकल गया, ये निकल गया हमारे पास बीटा, इस फार्मूले से बीटा निकल जाएगा। तो टेंजेंट बीटा की वैल्यू आ गई भाई 5 कोस 120 डिवाइडेड बाई 20 प्लस साइन है ना ऊपर, तो साइन 120 प्लस 5 कोस 120 तो 5 साइन 90 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 5 कोस 90 प्लस 30। तो ऊपर हो गया भाई साइन 90 प्लस 30, क्वाड्रेंट कौन सा, सेकंड, सेकंड में साइन पॉजिटिव, तो ऊपर तो आ गया भाई हमारे पास कोस 30, नीचे 20 प्लस 5 इंटू कोस 90 प्लस 30 वो तो ये रहा माइनस साइन 30। तो ऊपर हमारे पास क्या बन गया भाई 5 इंटू √3/2 और नीचे हमारे पास क्या बन गया भाई 20 प्लस माइनस हो जाएगा ना 20 माइनस 5/2। ठीक है, यही होगा। तो ये हमारे पास आ गया भाई 5√3/2 डिवाइडेड बाई 40 माइनस 5/2, 2 से 2 कट गया
तो ये हमारे पास आ गया भाई 5√3 डिवाइडेड बाई 35 7, तो √3/7 आंसर आ गया। ठीक है, तो टेंजेंट बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास √3/7। √3 की वैल्यू क्या होती है 1.71। ठीक है, चलो 732 1.732 होती। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास। कंडीशन फॉर जीरो रिजल्टेंट, और देखो बेटा क्या है जीरो रिजल्टेंट का मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन। मतलब अगर हमारे पास दो फोर्स किसी चीज पे, किसी बॉक्स पे इक्वल एंड अपोजिट लग जाएं, हमारे पास दो फोर्स हैं और वो हमने किसी ऑब्जेक्ट पे लगा दी इक्वली एंड अपोजिटली, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अपोजिट लग रही है ना एक दूसरे के, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो। और उस बॉक्स को हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन में कहेंगे। मेरी बात समझ में आई क्या नहीं? देखो फिगर में देखते हैं। मान लो हमारे पास ये एक बॉक्स है, ठीक है, इधर से भी हमने इस पे F फोर्स लगा दी और इधर से भी हमने इस पे F फोर्स लगा दी। तो ये जो है ये फोर्स क्या होगी, इक्वल एंड अपोजिट होगी। तो रिजल्टेंट फोर्स F डैश मान लो, F0 मान लो, वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब हम कहेंगे ये बॉक्स किस में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। रिजल्टिंग फोर्स इस पे क्या होगी, जीरो होगी। तो जीरो रिजल्टेंट का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है भाई। ठीक है, तो देखो कैसे होता है। मान लिया हमारे पास वेक्टर हैं ए बी सी, इस तरह से, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये क्या हो गया, सी हो गया। तो इस कंडीशन में जो वेक्टर ए बी सी हैं ये एक रेगुलर पैटर्न में है, क्लोजिंग साइड तो है ही नहीं कोई ऐसी, मतलब जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, रिजल्टेंट माने जिसको, तो रेगुलर पैटर्न में है। तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। रिजल्टेंट इज जीरो। एक रेगुलर पैटर्न में चल रही हैं तीनों के तीनों, तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो अगर जीरो रिजल्टेंट आ गया मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई, इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई। ठीक है, तो अगर रिजल्टेंट जीरो है तो कंडीशन कौन सी है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो इफ द थ्री साइड्स एक्टिंग ऑन ए पॉइंट at the same time are represented in magnitude and direction by the three sides of a triangle taken in same order, then resultant is zero and the object is said to be in equilibrium. ठीक है, लिख सकते हो, if the three vectors acting on any object are in सेम डायरेक्शन, बोल सकते, सेम डायरेक्शन के बजाय बोलोगे आर इन सेम ऑर्डर, आर इन सेम ऑर्डर, जैसे इनमें ऑर्डर चेंज नहीं है ना, सेम ऑर्डर में है, सेम ऑर्डर, देन देयर रिजल्टेंट विल बी जीरो and the object is said to be in equilibrium condition. ठीक है, तो हम रिजल्टेंट को क्या मानेंगे, किस में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। अगर रिजल्टेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो तो फिर हम ये अप्लाई कर सकते हैं। देन ये मान लो O, ये मान लो P, ये मान लो Q। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि A डिवाइडेड बाई OP, ए किस पे एक्ट है, OP पे एक्ट है,
तो A डिवाइडेड बाई OP, मैग्नीट्यूड ले लो केवल, A डिवाइडेड बाई OP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B डिवाइडेड बाई PQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C डिवाइडेड बाई OP PQ, C डिवाइडेड बाई QO। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है भाई कि अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन आती है तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। A डिवाइडेड बाई OP इज इक्वल टू, B किस पे है, PQ पे है, B डिवाइडेड बाई PQ इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाई OQ या QO। ठीक है, ठीक है भाई। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं, इसमें न्यूमेरिकल करते हैं इस पे रिलेटेड एक, देखो a bob weighing 50 gram, a bob of 50 gram hangs vertically at the end of a string of 50 centimeter long, hangs vertically at the end of a 50 centimeter string। ठीक है भाई, एक बॉब है जो 50 सेंटीमीटर के स्ट्रिंग से नीचे लटकाए हुए हैं। तो इफ 20 ग्राम फोर्स, मतलब 20 ग्राम फोर्स का मतलब 29 हो गया भाई, ठीक है ना। इफ 20 ग्राम फोर्स is applied horizontally, by how much distance the bob is pulled aside from its initial position when it reaches in equilibrium position। if 20 gram force, if 20 gram force applied horizontally, applied horizontally, applied horizontally, by how much distance the bob is pulled aside from its initial position when it reaches in equilibrium position, then how much distance will be of bob in equilibrium position। ठीक है भाई, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने के लिए बॉब की डिस्टेंस कितनी होगी। देखो क्या क्या दे रखा है, इस तरह से है भाई। मान लिया ये जैसे बॉब था हमारा यहाँ पे, ठीक है, और ये हम यहाँ पे ले गए भाई, इसको हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई करके हम यहाँ पे ले गए, ऐसे फोर्स लग रही है इस पे, ठीक है ना। ये बॉब यहाँ पे था नीचे, तो हमने क्या किया, इस पे हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई कर दी और हम इसको ऊपर ले गए भाई, ठीक है, ठीक है भाई। तो हम यहाँ पे ले गए। अब यहाँ पे अगर देखें तो वेट तो डाउनवर्ड लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड mg। एक ये बॉब रस्सी के साथ जुड़ा हुआ है, ओ पॉइंट मान लो जैसे इसको, तो टेंशन इसकी अपवार्ड हो जाएगी। रस्सी के साथ जुड़ा है तो टेंशन क्या हो जाएगी, अपवार्ड हो जाएगी। ये पॉइंट B मान लो, और यहाँ पे ये डायरेक्ट जो ये पॉइंट है क्या मान लो, C मान लो भाई, ठीक है, और ये पॉइंट A मान लो, ठीक है भाई। तो मास कितना दे रखा है, 50 ग्राम, मास 50 ग्राम में है। फोर्स कितना दे रखा है, 20 ग्राम फोर्स, ठीक है, ये चीजें दे रखी है ना। तो G की वैल्यू भी हम किस में लेंगे, CGS सिस्टम में ही लेंगे। MKS सिस्टम में G की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। CGS में कितनी होती है, 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर,
100, 9.8 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो 980 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जी की वैल्यू, तो एम जी की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ सारी चीज़ें हैं भाई यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, चलो पुट कर दो फिर। अब वही एम जी किसके अलोंग एक्ट है, ओ सी के अलोंग एक्ट है, तो हम कह सकते हैं एम जी बाई ओ सी इज इक्वल टू एफ किसके अलोंग एक्ट है, सी बी के अलोंग एक्ट है, एफ बाई सी बी इज इक्वल टू टेंशन किसके अलोंग एक्ट है, टेंशन एक्ट है भाई बी ओ के अलोंग, टी बाई बी ओ। इसका भी पता है, इसका भी पता है, तो हम इन दोनों का यूज करके सी बी की वैल्यू निकाल सकते हैं।